Students, welcome to the home classes and digital initiative by Director School Education Jammu. My name is Yougal Kishore, teacher Jammu Kashmir District Punch. Students, आज हम लोग दो नए टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट वन इज आवर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर and second is conservation laws. Now let's start. So let's discuss the fundamental forces in nature. क्या fundamental forces in nature? Actually students, आप लोगों ने ना सुना होगा, बहुत सारी फोर्सेस का नाम सुने होंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर की जब बात करी होगी तो विस्कस फोर्स वो सुना होगा. जब हम चलते हैं या कुछ काम करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट आया होगा. सरफेस टेंशन का कंसेप्ट जो है या कभी वर्ड सुना होगा. तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स एटसेट्रा, ये बहुत सारी फोर्सेस हमारे नेचर में हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स, ठीक है. बट याद रखेंगे आप लोग कि हमारी नेचर के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट ने हमें बताया कि फोर जो है वो हमारी बेसिक जो है वो फोर्सेस है. और वो फोर जो बेसिक फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं क्या? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. बाकी जितनी भी फोर्सेस रहेंगी इन फोर को छोड़कर वो सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से निकल के आएंगी. और ये फोर जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में दीज आर आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. ओके, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं ना ये यहीं से निकल के आगे आगे चलती हैं. अब पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं सेट करता हूं. आपने सुना होगा मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स मून अराउंड द अर्थ. किसी डोर से तो बांधा नहीं है, किसी धागे से बांधा नहीं है. तो हमारा जो मून है वो अराउंड द अर्थ जो है वो घूम रहा. सिमिलरली आवर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ, वो भी क्या कर रही है? अराउंड वट सन रिवॉल्व कर रही है. या फिर कोई भी बॉडी है, इसको मैं छोड़ता हूं तो नीचे आती है. सो द मोशन ऑफ द बॉडी इज फॉलोइंग टुवर्ड्स द अर्थ. ये सबके पीछे जो कंसेप्ट रहता है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का रहता है. तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, ये एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल फोर्स की एविडेंसेस है. ये बताते हैं कि भाई नेचर में वाकई में ऐसी फोर्स है जो मून को हमारी अर्थ के अराउंड या फिर हमारी प्लेनेट को हमारे सन के अराउंड या ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आती हैं, जैसे आपने न्यूटन में सुना होगा. तो ये एविडेंसेस एक किस्म का है कि वाकई में नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है. नो, थोड़ा डिटेल में लेट अस डिस्कस व्हाट इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर. अब ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा चलते हैं कहां पे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है. जिसके अकॉर्डिंगली ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, सपोज बॉडी ए एंड बॉडी बी है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मान लेते हैं कितना? आर, एंड दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर. क्लियर. तो देन कोई भी दो बॉडीज हो यूनिवर्स में, क्लियर, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स another body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि भाई कोई भी दो यूनिवर्स में फोर्स हो, मैं और आप हैं अभी दूर दूर है चाहे, या कोई भी जो फोर्सेस हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है, याद रखेंगे कौन सी फोर्स, कुछ कुछ बातें याद रखेंगे क्योंकि आगे प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे तब हमें काम आएगा. तो एक अट्रैक्टिव फोर्स उन दोनों के बीच में रहेगी एंड दैट फोर्स जो है इज ग्रेविटेशनल फोर्स. और डिपेंड करती है ये किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर जी. नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है बिटवीन टू बॉडीज, इट इज द सेंट्रल फोर्स. ये आगे प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे. और सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है? इज द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज.
सेंटर से, ये सेंटर से सेंटर तक जो है फोर्स जाती है, जो उसको हम कहते हैं कि वो कौन सी है, सेंट्रल फोर्स है। एंड एक और बात ध्यान रखेंगे, ये फोर्स जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है। जितनी फोर्स ये बॉडी उस पे लगाती है, उतनी फोर्स बी बॉडी जो है वो किस पे लगाएगी, ए पे लगाएगी। क्लियर। एंड इसमें एक बात और कि इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। मान लेते हैं दो बॉडीज के बीच में कहीं एक और थर्ड बॉडी आ गई, मेरे और आपके बीच में कोई और आ गया। क्लियर। तो जितनी फोर्स मेरे और आपके बीच में है ना, वो कम या ज्यादा नहीं होगी। इसमें और इसमें फोर्स आ जाएगी, इसमें और इसमें फोर्स आ जाएगी, बट द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज विल रिमेन सेम। तो इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर। सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की पहले। क्लियर। अब देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इस पर डिपेंड करता है, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। नेक्स्ट स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मीनिंग समझना कि यहां पे हमारी जो दो बॉडीज है बहुत दूर दूर होंगी ना, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ जो है, इट इज नियर अबाउट 1.5 into 10⁸ किलोमीटर। इवन देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10⁻27 न्यूटन की जो है उन दोनों के बीच में रहती है। ये शो करता है कि इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। नाउ इट इज ए एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। दो बॉडीज जो है वो दूर दूर, जुड़ने की फिजिकल कांटेक्ट हो, दो बॉडीज दूर दूर भी होंगे तब भी उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। एंड इट ओबेज इनवर्स स्केल लॉ। इट ओबेज इनवर्स स्केल लॉ, ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वो प्रॉपर्टीज आती है इसकी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, नेचर में अट्रैक्शन ही रहता है इसमें। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। ये भी डिस्कस किया हमने पहले कि कोई भी थर्ड बॉडी है, उसकी प्रेजेंस से दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट इज सेंट्रल फोर्स, मींस द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। एक्सचेंज पार्टिकल्स जो है, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटांस। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं हमारे पास, जो एक्सचेंज पार्टिकल जो इसमें रहते हैं, दैट आर ग्रेविटांस। और याद रखेंगे बच्चों कि ये जो फोर्स हमारे पास है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्लियर। एंड नेक्स्ट जो है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब कंजर्वेटिव इन नेचर जो है, इसका मीनिंग ये रहा कि भाई वर्क डन by the force or on the force depends only upon the initial and the final points and not upon the path followed. Clear? इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं एग्जांपल लेकर हम लोग। ओके। तो हम लोग कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। अब इसका मीनिंग अभी डेफिनेशन में पढ़ के आए हम लोग कि वर्क डन बाय द फोर्स और ऑन द फोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड। इसका मतलब क्या है कि एक हाइट पे आपने बॉटम से, ग्राउंड से किसी हाइट पे जाना है। ओके। आप सीधा ऊपर चले गए, या उतनी हाइट पर गए इंक्लाइन में चले गए, या उतनी हाइट पे गए स्टेप्स में गए। तीनों केसेस में चाहे पाथ जो मर्जी था, पाथ कौन सा फॉलो किया, ये फॉलो किया, ये फॉलो किया, या स्टेप्स वाला पाथ फॉलो करें आप लोग, तीनों केसेस में वर्क डन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो इन फ्यूचर आप लोग उसको प्रूव भी करोगे। ओके। ये प्रूफ करोगे कि अगर यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, या फिर इंक्लाइन में जाते हैं, या स्टेप्स में जाते हैं, सभी केसेस में वर्क डन जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ये डिपेंड करता है वर्क डन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फोर्स कौन सी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। नाउ लेट्स डिस्कस आवर सेकंड फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा आपने, उसमें देखा होगा आपने, या सुना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड व्हाट, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो जो सिस्टम है,
या फिर एटम मॉलिक्यूल को होल्ड करना किया है, एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर? तो ये जो सारा सिस्टम है, इसके पीछे जिस फोर्स का हाथ है, दैट इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के केस में देखा था कि दैट इज अ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज having the masses m1 m2, whereas electromagnetic force is the force between the two charge particles। अगर यही दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस या चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अगर वही चार्जेस किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पर्टिकुलर नाम दे देंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब हम देखते हैं कि दो चार्जेस के बीच में विच आर एट रेस्ट, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो किसके इक्वल होगा, एंड दैट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। किसने बताया? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या कह रहा कि अगर दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन द फोर्स जो है इन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। वहां मासेस आया था, यहां द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। ठीक है? तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगी, तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपैरिजन में भी करना, ये भी डिपेंड कर दिया फोर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट याद रखना यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम रहेगा वो मीडियम मैटर करता है। क्लियर? और सिमिलरली वही बात है, यहाँ कोई और चार्ज हो गया मान लेते हैं, तो ड्यू टू दिस चार्ज, क्लियर, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, बट ये हमारी अट्रैक्टिव फोर्स भी बन सकती है, रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये बनेगी रिपल्सिव फोर्स, और अनलाइक चार्जेस हैं तो ये बन जाएगी हमारी अट्रैक्टिव फोर्स। अनलाइक चार्ज मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या होगी देन, अट्रैक्टिव होगी। क्लियर? ओके जी, तो ये बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना, कोई भी मूविंग चार्ज है, जो अभी भी जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो एक मूविंग चार्ज पे फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती है। इस तरह से एक मूविंग चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? दैट्स वाई कि इस फोर्स का नाम हम लोग कहते हैं कौन सा है, दैट इज द मूविंग चार्ज के केस में दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज और ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं बीच में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं के कंपैरिजन में इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट वन देखें, हमारे फर्स्ट था क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सेकंड जो है हमारे पास था, इट ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारी थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ओबे करती है। ये भी एक हमारी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे ये भी हमारी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो एन एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, एंड इट आल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड इट इज ऑलवेज, ये डिफरेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है? इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। इंडिपेंडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स के केस में क्या था, इंडिपेंडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। यहां पे कह सकते हैं कि थर्ड चार्ज कोई होगा उसका कोई भी इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। आल्सो इट इज अगेन इट इज अ सेंट्रल फोर्स, एंड एक्सचेंज पार्टिकल यहां पे जो आते हैं दे आर फोटॉन्स। एक्सचेंज पार्टिकल कौन से हैं, फोटॉन्स है। यहाँ पे ग्रेविटॉन्स थे ग्रेविटेशनल फोर्स में, यहां हमारे कौन से फोटॉन्स रहते हैं। और ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये डिफरेंट पॉइंट है पहले से, कि इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट, बट दिस इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज आल्सो बट द कंजर्वेटिव फोर्स इन द नेचर। इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स इन द नेचर एज दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। Okay, now let's discuss the third force, that is our strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या हम लोग सिंपली इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। जब कभी भी आप लोग सिंपली न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ही बात कर रहे हैं। क्लियर?
और न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर ये वर्ड थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ में ही लिंक कर रही है। तो कौन सी फोर्स होगी इसको जानने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे है क्या चीज, न्यूक्लियस है एक हमने, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस रहते हैं मीन्स जो मान लेते हैं प्रोटॉन्स रहते हैं और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहते हैं और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है कौन सा, पॉजिटिव। तो एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस हुए तो उसमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इन प्रोटॉन्स का कभी मूड बनना चाहिए ना कि भाई आज न्यूक्लियस में अंदर क्यों लड़ाई करनी है प्रोटॉन प्रोटॉन की, चलो बाहर चलते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, कभी भी प्रोटॉन तंग होके न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। इसका मीनिंग ये है कि अंदर कुछ ऐसी चीज है जो इस रिपल्सिव फोर्स से भी क्या है, स्ट्रांग है, जिसने इस प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को क्या किया है, बाइंड करके रखा है। वो जो फोर्स है ना जो न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और सिंपली न्यूक्लियर फोर्स। सो डेफिनेशन में हम लोग ले सकते हैं द फोर्स which binds together protons and neutrons means nucleons in a nucleus। तो उस फोर्स को हम कहेंगे क्या, न्यूक्लियर फोर्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर। तो जो प्रॉपर्टीज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखी, यहाँ की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट रहती हैं, उनका अपोजिट आता है। पहली तो बात देखेंगे इस न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इसलिए तो प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रख रही है, क्लियर। दूसरी फोर्स है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, जनरली ये कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्लियर। बट अगर दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, मतलब याद रखेंगे एक न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसका जो डिस्टेंस रहता है वो कहते हैं हम लोग 1 फेर्मी। कितना रहता है, 1 फेर्मी। अगर ये डिस्टेंस 0.5 फेर्मी मतलब आधे फेर्मी से भी कम हो गया ना, तब इसका अट्रैक्टिव नेचर छोड़ के ये क्या बन जाती है, रिपल्सिव नेचर बन जाती है ये, क्लियर। नेक्स्ट फोर्स इज अवर शॉर्ट रेंज फोर्स। ये कौन सी है, हमारी शॉर्ट रेंज फोर्स रहती है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स क्योंकि विद इन द न्यूक्लियस ही है, अगर दो प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस 1 फेर्मी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया अगर प्रोटॉन्स, तब उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स उनको बाइंड करने वाली नहीं रहती। दैट्स व्हाई वी से इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरा डजंट ओबे द इनवर्स स्केल लॉ, इनवर्स स्केल लॉ को ओबे नहीं करता है। नेक्स्ट नॉन सेंट्रल फोर्स है ये, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास ये, क्लियर। और उसके बाद चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है ये, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड कर रही होती ना तो याद रखना प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और ये रिपल्सिव बनती फिर। अदरवाइज हमने बात करी ऊपर, ये कौन सी फोर्स है हमारी, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है, एक्सचेंज पार्टिकल्स जो है इसमें, एक्सचेंज पार्टिकल कौन से हैं, मेसांस हैं, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है। पाई नेगेटिव या पाई जीरो पार्टिकल्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, मेसान पार्टिकल बोलते हैं, इनके एक्सचेंज से जो है ये क्या होता है कि ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ पाई मेसान्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। मान लेते हैं 2 डॉग्स हैं, ये पहला डॉग है और ये दूसरा डॉग है। एक हड्डी है उनके पास, एक स्टिक है उनके पास, ठीक है, एक हड्डी के लिए वो फाइट कर रहे हैं। कभी ये जो दोनों डॉग्स हैं ये हमारा जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो बीच में हड्डी है स्टिक है उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो ये स्टिक या हड्डी जो है हमारे पास, बोन जो है, ये किसका काम कर रही है, मेसांस का काम कर रही है। जब एक डॉग के पास जा रहा है तो दूसरा झपट मार रहा है, जब इसके पास जा रहा है तो ये वाला झपट मार रहा है। तो हालांकि दोनों के बीच में फाइट हो रही है, दोनों के बीच में रिपल्शन है, बट उस हड्डी ने, उस स्टिक ने उनको क्या किया हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है। सेम 2 प्रोटॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में कौन एक्सचेंज पार्टिकल कौन से हमारे, मेसांस हैं, जो एक्सचेंज होते रहते हैं और वो उन प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। लास्ट द फोर्थ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, दैट इज आवर वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये फोर्स आपको थोड़ी कम ही दिखेगी, ठीक है। अब इस फोर्स का ओरिजिनेट कहां से होता है, क्या होता है, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें
जब भी रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस होती है, रेडियोएक्टिविटी मीन्स द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, कुछ हमारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैं, रेडियम वगैरह, वो रेडिएशंस को क्या करते रहते हैं, अमिट करते रहते हैं, जिसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस जो है वो इमिट करते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस रेडियोएक्टिविटी के दौरान जब बीटा डिके होता है, क्या होता है, जब बीटा डिके जब होता है, उस बीटा डिके के दौरान जो है क्या रहता है, वहां से न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और आपके कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन रहती है, दैट इज ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर जी? तो समझ गए होंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियोएक्टिविटी के दौरान बीटा डिके, और बीटा डिके के दौरान जब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन जो है उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, तो दैट इज ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो फर्स्ट देखेंगे आप लोग, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव है ये भी, एंड डजंट ओबे द इनवर्स स्केल लॉ। ये सेम प्रॉपर्टीज जो है हमने पहले डिस्कस करी हैं, बस जो डिफरेंस चीजें हैं वो क्या है कि इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? एंड यहाँ पे कैरियर पार्टिकल्स जो मैसेंजर हैं जो है दे आर बोसांस, ये बोसांस भी एलिमेंट्री पार्टिकल रहते हैं, और इस वाले इंटरेक्शन में खास करके डब्ल्यू और जेड बोसांस जो है वो हम लोग जो है इंटरेक्शन जो है उनकी थ्रू होती है, वो कैरियर हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, सो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो 4 टाइप की फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ी। अब एक समरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज, पार्टिकल्स ऑन विच द फोर्सेस एक्ट जो है, एंड देन मैसेंजर पार्टिकल्स जो है वो कौन कौन से। ग्रेविटेशन फोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 मान रहे हैं, रेंज उसकी लॉन्ग रेंज फोर्स इनफाइनाइट है, पार्टिकल ऑन विच फोर्सेस एक्ट ऑल द पार्टिकल्स जैसे हमने डिस्कस किया, और मैसेंजर पार्टिकल इसमें कौन से हैं, ग्रेविटांस थे। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, these are 10⁻36 times stronger than the gravitational force, infinite range है, they are on the charge particle या due to the charge particles, and the exchange particles जो है they are photons. Strong nuclear force, that is 10⁻38 times जो है stronger than the gravitational force, very short range 10⁻15 meter means 1 Fermi, that is size of the nucleus. पार्टिकल्स जो है विद इन द न्यूक्लियस जो है वो एक्ट करती हैं, और नेक्स्ट में देख रहे हैं आप लोग दैट इज टू द एक्सचेंज ऑफ mesons. And weak nuclear forces, these are 10⁻25 times stronger than the gravitational forces, same very short range 10⁻15 meter. और पार्टिकल्स कौन से हैं, these are the elementary particles, एंटी न्यूट्रॉनो, इलेक्ट्रॉन वगैरह, और जो एक्सचेंज या मैसेंजर पार्टिकल्स हैं दैट द वेक्टर बोसांस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। अब इसका मीनिंग ये है, कुछ क्वांटिटीज हमारे पास हैं जो कंजर्व रहती हैं, क्लियर, उनके ऊपर जो लॉज हैं वो हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंगली एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। जैसे पानी कहीं रुका है तो वो पोटेंशियल एनर्जी, नीचे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या फिर हमारे पास एरो है, एरो जब तक अपने खींच के पीछे लाया है तो वो हमारी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सेकेंडली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अब एक बॉडी अगर 5 चार्ज लूज करती है, दूसरी बॉडी 5 चार्जेस क्या करेगी, गेन करेगी, तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली वन मोर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर सिंपली लीनियर मोमेंटम। क्लियर? ये लॉ कहता है क्या, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? जिसमें हमारी रिकॉइलिंग ऑफ गन का कंसेप्ट जो आता है, ये सभी लॉज इन फ्यूचर आप प्रूफ करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। या फिर हमारे पास एक लॉ और आता है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट। क्लियर? तो ये जो मैं लास्ट हमने बात करी लास्ट में ना, ये लॉज आप लोग इन फ्यूचर आप पढ़ोगे, पूरा इनकी मैथमेटिकल फॉर्मेट में इनको आप लोग डिस्कस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।